वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे में हम लोगों ने अभी तक एब्रीविएशंस यूनिट और लास्ट क्लास में हम लोगों ने सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में पढ़ा था, जो कि हमने प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, रेडियन, स्टेरेडियन, इन सब के बारे में देखा था। जो प्रैक्टिकल यूनिट्स थी उनके बारे में देखा था। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो हमारी बेसिक क्वांटिटीज़ हैं लाइक लेंथ, मास, टाइम, इन सबको मेज़र करने का कैसे मेथड यूज़ होता है, कौन कौन से मेथड होते हैं और कौन से मेथड आपकी क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है, उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट वन क्या था हमारा? मेजरमेंट ऑफ लेंथ। तो आपको पता है कि लेंथ आप किस तरीके से मेज़र करते हैं। देर आर मैनी मैथड्स इन टू मेज़र लेंथ, हाउ टू मेज़र लेंथ। सो फर्स्टली अगर हम लोग बात करें तो सिंपली दो मेथड आते हैं हमारे सामने। एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है मेज़र करने का। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या है। डायरेक्ट क्या मेथड का मीन्स है कि हम मेज़र करें। जैसे कि सपोज आपसे कहा जाए कि बताओ कि आपके रूम की जो साइड है, लेंथ है, वो कितनी है, तो उसको मेज़र करते हैं। एक टेप लेते हैं, मेजरिंग टेप, और उससे मेज़र करते हैं कि नहीं नहीं इतना ये 3 मीटर है या 2 मीटर है। इस तरीके से मेज़र करते हैं। टेप को एक इस पॉइंट से रखते हैं और यहाँ तक प्लेस करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर क्या है, इतनी लेंथ है। अब ये हो गया आपका मेज़र करने के लिए। बट क्या आप बता सकते हैं कि अगर आपसे कोई कहे कि बताइए यहाँ से मून की डिस्टेंस कितनी है या सन की डिस्टेंस कितनी है, तो उसको आप डायरेक्टली इस टेप से मेज़र नहीं कर सकते। तो उनको मेज़र करने के लिए हम कौन से मेथड यूज़ करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड है, एक डायरेक्ट मेथड और एक इनडायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में हम जो नॉर्मल साइज़ है, जो नॉर्मल हमारी कंडीशंस हैं, उनको मेज़र करते हैं। बट इनडायरेक्ट मेथड में जो डिस्टेंस थोड़ी सी ज़्यादा हैं या जिनको मेज़र करने के लिए हम इस तरीके की मेजरिंग टेप का या इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ नहीं कर सकते, उन मेथड में हम इनडायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं। सपोज जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो ये दीज आर द 3 इंस्ट्रूमेंट्स टू मेज़र अ पर्टिकुलर लेंथ इन डायरेक्ट मेथड। तो इसको कहते हैं मीटर स्केल, ये है आपका स्फेरोमीटर, और ये क्या है आपका वर्नियर कैलिपर। ठीक है। सो दीज आर द 3 इंस्ट्रूमेंट्स टू मेजर अ डायरेक्ट लेंथ ऑफ एनी पर्टिकुलर क्वांटिटी। ओके। अगर हम बात करें यहाँ पर मीटर स्केल, तो मीटर स्केल की जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक मेज़र कर सकता है? सो दैट इज़ अ फ्रॉम 1 मीटर, कहाँ से? 1 mm से लेकर 1 मीटर तक मेज़र कर सकता है। ठीक है। वहीं अगर हम वर्नियर कैलिपर की बात करें तो 0.1 mm से मेज़र कर सकता है। और अगर हम वहीं बात करते हैं स्फेरोमीटर की तो 0.01 mm तक मेज़र कर सकता है। अब इसमें डिफरेंट कैटेगरी के भी स्फेरोमीटर और वर्नियर कैलिपर आते हैं, जिसमें 0.02 हो सकता है, 0.0025 हो सकता है। इस तरीके से वो उनकी कंस्ट्रक्शन पे और उनके डिमांड पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का मेजरिंग है। चलिए, तो ये था हमारा डायरेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड्स की। तो इनडायरेक्ट मेथड्स में हमारे कौन कौन से आते हैं? सबसे पहले जो हमारा इनडायरेक्ट मेथड आता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पैरेलैक्स मेथड। और सेकंड जो है आपका ट्रायंगुलर मेथड। तो ट्रायंगुलर मेथड आप सभी को पता है ऑलरेडी। आपने क्लास 10th में हाइट एंड डिस्टेंस जो मैथ में पढ़ा था, हाइट एंड डिस्टेंस याद होगा आपको। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ा होगा आपने, हाइट एंड डिस्टेंस। तो उसमें क्या करते थे हम लोग? उसमें हम लोग जैसे कि आपको एक टावर है और आपको पता है कि टावर का जो एंगल बन रहा है दैट इज़ अ 30 डिग्री, और जो टावर है आपसे 5 मीटर की डिस्टेंस पे, बताओ टावर की हाइट कितनी होगी? तो आप tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस फार्मूला लगा के मेज़र करते थे। सो दिस इज़ अ ट्रायंगुलर मेथड। ओके। तो ये क्या है आपका ट्रायंगुलर मेथड है। और इस तरीके से आप किसी भी टावर की या किसी भी लेंथ पे, किसी भी हाइट पे, या कोई पिलर है या कोई वॉल है हाइट की, तो किसी भी हाइट की बिल्डिंग है
पेड़ है, इस तरीके की जो डिस्टेंस आप मेज़र कर सकते हैं वो उसको मेज़र करने के लिए आप कौन से मेथड का यूज़ करते हैं? ट्रायंगुलर मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर है? चलिए अब हम बात करते हैं पैरेलैक्स मेथड की। तो पैरेलैक्स मेथड की बात करते हैं तो उससे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको यूज़ करते हैं। तो पैरेलैक्स मेथड को ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि जब हम, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये पैरेलैक्स मेथड का यूज़ स्मॉल डिस्टेंस के लिए नहीं करते हम, या नॉर्मल डिस्टेंस के लिए नहीं करते। मेजरली हम जो पैरेलैक्स मेथड यूज़ करते हैं स्टार या प्लैनेट या अदर कोई जो और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा, जिसकी डिस्टेंट है, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए करते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले पैरेलैक्स क्या होता है वो समझते हैं हम लोग। पैरेलैक्स मेथड को समझने से पहले हमको पता होना चाहिए पैरेलैक्स क्या है। तो कई बार आपने देखा होगा कि जब आप किसी पेंसिल को देखते हैं, सपोज़ ये एक पेंसिल है और अपनी आँखों से आप देख रहे हैं, तो अगर आप एक आँख बंद करते हैं तो ये यहाँ पर दिखाई देती है, और जब आप दूसरी आँख बंद करते हैं तो ये यहाँ पर दिखाई देती है। तो इसका मतलब इसकी पोजीशन चेंज दिखती है आपको, बट क्या एक्चुअल में उसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं। तो कहने का मीन्स है कि ये एक्चुअल में यहाँ पर है, लेकिन जब आप एक आंख बंद करते हैं तो यहाँ पे दिखती है और दूसरी आंख बंद करते हैं तो यहाँ पर दिखती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, बट वो जो पोजीशन चेंज कर रही है वो बैक साइड जो व्यू है, यानी कि वॉल है या कोई भी आपने बैक साइड जो आपकी चीज़ आ रही है उसके रिस्पेक्ट में चेंज होती है। सपोज़ जैसे कि आपकी आँख यहाँ पर है और ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से जब आप चेक करते हैं तो ये यहाँ पर दिखती है, और जब ये यहाँ से चेक करते हैं तो ये यहाँ दिखती है। दोनों ही केस में वो सेम जगह है, बट हमारी वजह से हमको लगता है कि इस बार ये यहाँ पे दिख रही है, इसके आगे दिख रही है, और दूसरी बार इसके आगे दिख रही है, और इसी को हम पैरेलैक्स कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पैरेलैक्स। तो बिहाफ ऑफ जब हम इसको मेज़र करेंगे इस मेथड का यूज़ करके, तो इसे हम क्या कहते हैं? पैरेलैक्स मेथड कहते हैं। और पैरेलैक्स मेथड को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये क्या है? आपकी अर्थ। और सपोज़ कि ये एक स्टार है, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पे है, और इसको मेज़र करना है आपको। ठीक है, तो ये आपकी अर्थ है जो इस तरीके से रिवॉल्व होती है। ये अर्थ थी आपकी यहाँ पर, और ये रिवॉल्व हो रही है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए आपको पता है कि यहाँ पर इसके लिए हमें क्या करना होता है? 2 सोर्स पॉइंट कंसीडर करने पड़ते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं पहले आपको बता रहा हूँ, समझ लीजिए। ये स्टार है, एक सोर्स है। तो आपने क्या किया, आज पर्टिकुलर डेट पे यहाँ से आपने मेज़र किया और इसका रेफरेंस लिया, ये 90 डिग्री है, और यहाँ से एक एंगल ड्रॉ किया उस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, दैट इज़ अ phi 1। आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद आपको पता है ये सन आपका यहाँ आ जाएगा, सॉरी अर्थ यहाँ पे आ जाएगी आपकी, और ये आपने एक बी पॉइंट कंसीडर कर लिया, और यहाँ से भी रेफरेंस लिया और इससे एक एंगल फॉर्म किया, दैट इज़ अ phi 2। अब आपको पता है कि ये 90 है, ये 90 है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होंगे, तो ये phi 2 होगा और ये phi 1 होगा आपका। तो कहीं ना कहीं आपको एंगल पता चल गया, और इस एंगल के बिहा पर आपको पता है कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ए और बी, ये टोटल कितनी है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है आपकी सन से अर्थ के बीच की, तो इसके रिवॉल्यूशन इसी तरीके से होगा, तो ये 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? और आपको ये भी पता होगा कि जब एंगल बहुत स्मॉल होता है, एंगल क्यों स्मॉल होगा अभी हम बात करते हैं, एक आपको पिक दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको एक पिक में दिख रहा होगा कि जब जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा, तो ये एंगल कम होता चला जाएगा, दूर करते चले जाएंगे, दूर करते चले जाएंगे, तो ये एंगल क्या होता चला जाएगा? ऐसा होता चला जाएगा और कम होता चला जाएगा। तो इस वजह से जब ये एंगल मिनिमाइज होता चला जाएगा, तो हम जो ये जो आर्क थी, यानी कि जो अर्थ की आर्क है घूमने की इस तरीके की, जो इसको ना कि हम आर्क के फॉर्म लेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो O1 और O2 2 पॉइंट कंसिडर किए थे, ये 6 मंथ के बाद का है और ये 6 मंथ के पहले का है। तो O1 और O2
इनके बीच की डिस्टेंस हमें पता है b, एक्चुअल में ये आर्क थे, बट ये जो डिस्टेंट हमने स्टार लिया ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, तो ये एंगल बहुत स्मॉल हो जाएगा, इसलिए हम इस आर्क को एज अ डिस्टेंस कंसिडर कर रहे हैं। वो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा, बताऊंगा। तो ये देखिए φ2 और ये φ2, ये φ1 और ये φ1 पता चल गया। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमने प्लेन एंगल की कुछ डेफिनेशन पढ़ी थी कि इस पॉइंट से इस आर्क के थ्रू एक एंगल फॉर्म हो रहा है, इस एंगल को क्या कहेंगे? प्लेन एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो वही हम लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लेन एंगल क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क क्या थी यहाँ पर? O1 O2 और रेडियस क्या है? S। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया कि ये जो प्लेन एंगल था, प्लेन एंगल क्या लिखेंगे हम? φ1 प्लस φ2, क्योंकि दोनों है, और इसके इक्वल क्या हो गया? ये आपका O1 O2 अपॉन S। अब अगर ये φ1 φ2 बहुत छोटा होगा तो इसको नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि इसको कह सकते हैं कि हम जो ये डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा है, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? O1 O2 टू मच लेस देन फ्रॉम S। तो O1 O2 क्या हो जाएगा? बहुत ही छोटा हो जाएगा S से। और इस कंडीशन में आप क्या देख सकते हैं कि ये जो आर्क है, आर्क शुड बी कंसीडर एज a straight line। ओके, क्लियर? तो इस तरीके से आप कहीं ना कहीं इस पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करके आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। समझ लीजिए फिर से एक बार, यहाँ पर देखिए, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे क्या है? तो देखिए यहाँ पर क्या था, ये देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, अर्थ पे एक पॉइंट का रेफरेंस लिया और वहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हमें कंसिडर करना था उस पर हमने एक एंगल फॉर्म किया। क्लियर है? अब एंगल फॉर्म होने के बाद हमने सेकेंड यानी 6 मंथ के बाद एक सेम प्रोसीजर फॉलो किया, φ2 आया, और ये अल्टरनेट एंगल है, तो ये टोटल एंगल हो जाएगा और ये आर्क के बराबर हो जाएगा। लेकिन जब ये डिस्टेंस इस आर्क से बहुत ज़्यादा बड़ी होगी तो हम इसको आर्क की जगह लेंथ कंसिडर करेंगे, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, प्लेन एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो कहीं ना कहीं आपको ये एंगल पता है और ये डिस्टेंस पता है अर्थ के बीच की, जो 2 पॉइंट आपने रेफरेंस लिया था, तो क्या आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जो आपने आर्क निकाली थी तो आपको क्या पता चल गया था? एंगल क्या था? φ1 प्लस φ2 को हम लोग क्या लिख लेंगे? फाई लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर्क कितनी थी हमारी? आर्क थी O1 O2 और डिस्टेंस कितनी थी? S। तो O1 O2 को हमने क्या ले लिया? B अपॉन S। तो आपको फाई पता है, B पता है, तो क्या S पता चल जाएगा? एग्जैक्टली, S इज इक्वल टू B अपॉन फाई। तो आप यहाँ से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्लियर है? यहीं से एक मेथड आता है कि आप कैसे किसी भी प्लैनेट का डायमीटर निकालेंगे। तो प्लैनेट का डायमीटर भी, जैसे सपोज ये प्लैनेट है तो इसका भी वही सेम प्रोसीजर है, बट ये सेम पॉइंट से होगा। ये अर्थ था, हमने O पॉइंट कंसिडर किया, ये P1 है, ये P2 है, और यहाँ पर देखिए इसके बीच की डायमीटर हमें निकालना है। तो डायमीटर कैसे निकालेंगे? हमें डिस्टेंस पता ही चल गई है, अभी मैंने निकाली। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बता दिया पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करके। अब ये S पता चल गया है आपको, ये जो एंगल फॉर्म होगा यहाँ पर अल्फ़ा, सपोज अल्फ़ा बन गया, सेम फार्मूला प्लेन एंगल का, अल्फ़ा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस यानी P1 P2 अपॉन S। अल्फ़ा पता है, S पता है, क्या डायमीटर निकाल लेंगे? P1 P2 क्या है? डायमीटर है, उनके बीच की डिस्टेंस है। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से आप डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का वैल्यू मेज़र कर सकते हैं इस पैरेलैक्स मेथड के थ्रू। बात समझ में आ गई? पैरेलैक्स मेथड क्यों यूज़ होता है? पैरेलैक्स मेथड जो यूज़ होता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कोई वैल्यू मेज़र करने के लिए होता है।
ये एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। किसी भी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए आप क्या करते हैं, अर्थ से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, ये 6 मंथ का टाइम पीरियड है क्योंकि 6 मंथ के बाद एक सेम पॉइंट पे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट जो है P, वहाँ का रेफरेंस लेंगे और वहाँ पर जो एंगल फॉर्म होगा φ1 φ2 फाई के इक्वल हो जाएगा। और यहाँ से ही जो आर्क है AB, तो प्लेन एंगल का फॉर्मूला लगाएंगे, आर्क अपॉन रेडियस। और ये जो आर्क थी इसको स्ट्रेट लाइन कंसीडर करेंगे क्योंकि हम मानते हैं कि जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है बहुत दूर है, और अगर वो बहुत दूर होगा तो ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है, सबटेंडेड एंगल फॉर्म हो रहा है, ये बहुत स्मॉल होगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ये जो प्लेन एंगल है इसकी यूनिट क्या पढ़ी थी हमने, रेडियन। तो याद रखिएगा रेडियन, ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ये रेडियन में रहेगा। रेडियन को कैसे हम डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये पता होना चाहिए आपको। क्लियर है? जैसे 60 डिग्री है तो यहाँ पे पहले 1 मिनट पढ़ लेते हैं फिर बताते हैं। तो यहाँ से प्लेन एंगल आर्क अपॉन रेडियस हो जाएगा। तो प्लेन एंगल पता है आपको, तो प्लेन एंगल आपको पता है ऑलरेडी। प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल नोन है क्योंकि आपने एंगल से फॉर्म कर लिया। आर्क आपको पता है क्योंकि अर्थ के बीच की डिस्टेंस, और यहाँ पर डिस्टेंस जो आपको फाइंड करनी थी आपको पता चल जाएगी। तो दिस इज़ अ पैरेलैक्स मेथड। क्लियर होगा आई थिंक। कोई भी डाउट होगा आप मुझे कमेंट कर देंगे तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे डिग्री को चेंज करते हैं रेडियन में और रेडियन को चेंज करते हैं डिग्री में। तो सिंपल सा फॉर्म है, जैसे डिग्री 60 डिग्री है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यानी कि इसको पाई के फॉर्म में लिखना है। तो पाई इंटू क्या कर देंगे, 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 डिग्री इंटू पाई बाई 180 मल्टीप्लाई कर दिया तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में कन्वर्ट हो गया। तो 60 बन जा 60, 60 बन जा 60, 63 जा 180। तो ये क्या हो जाएगा आपका पाई बाई 3। तो ये आपका रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब अगर यहीं रेडियन लिखा है सपोज सेम पाई बाई 3, तो 180 अपॉन पाई उल्टा कर देंगे, उल्टे से मल्टीप्लाई यानी डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड का मतलब यहीं, तो क्या हो जाएगा 3 6 जा 80, पाई बाई कैंसिल, दिस इज अ 60। क्लियर है? तो इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं। क्लास 11th में जो लोग मैथ्स के स्टूडेंट होंगे उनको एक चैप्टर भी मिला होगा, डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है, रेडियन को डिग्री में। तो आई थिंक आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी और हम लोग फिर कल मिलेंगे इसी के साथ। ये जो डायरेक्ट मेथड था डिस्टेंट ऑब्जेक्ट के लिए, अब हम स्मॉलर जो वैल्यूज़ हैं, स्मॉलर डिस्टेंस के लिए, जिसको हम डायरेक्ट माइक्रोस्कोप या अदर इलेक्ट्रॉन बीम्स की मदद से नहीं मेज़र कर सकते, तो उनको कैसे मेज़र करेंगे, इसके लिए एक मेथड दिया है कि ऑयलिक एसिड का जो सरफेस है उसका मॉलिक्यूलर साइज़ है वो कैसे फाइंड करेंगे, उसकी डिटेल हम लोग कल क्लास में करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।